I welcome you all at the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about an important topic, that is the DNA library. In the series of recombinant DNA technology or the biotechnology, we were discussing previously the gene cloning. In the gene cloning, we take a DNA fragment, what we call the gene also. So we take a gene and we insert this gene into a host, and the most suitable host that we used was the E. coli. जीन क्लोनिंग में ई कोलाई होस्ट यूज किया जाता था, विच वाज अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम. सो दिस जीन इज इंसर्टेड इनटू दिस होस्ट वाया वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. तो वेक्टर जो यूज करते थे हम इस जीन को इंसर्ट कराने के लिए, उसको क्लोनिंग वेक्टर कहते थे, बिकॉज इन द जीन क्लोनिंग द वेक्टर यूज्ड इज क्लोनिंग वेक्टर. सो क्लोनिंग वेक्टर में इस जीन को डाला जाता था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता था और इस जीन को इंसर्ट करा दिया जाता था होस्ट में, लाइक दिस. सपोज दिस इज द जीन, दिस इज हेयर. अब जैसे ही क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर सेल्फ रेप्लिकेटिव होता तो यहाँ इसकी कॉपीज बनती थी. सेकेंड थिंग, नेक्स्ट जनरेशन में जब ये रेप्लिकेट करता बैक्टीरिया या सेल डिवीजन करता तो इसके और कॉपीज बनते. सो सिमिलरली इस जीन के, सिंगल जीन के बहुत सारे कॉपीज बनते थे ड्यू टू द रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर एज वेल एज द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियम ई कोलाई आल्सो. तो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया जिसमें ये जीन आ गया उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं. उसके कॉपीज बनते थे, उसके क्लोन्स बनते थे, बैक्टीरिया के क्लोन. सो सिमिलरली व्हाइल द बैक्टीरिया क्लोन्स आर फॉर्म्ड, so that our gene is also cloning in them. तो हमारे जीन की भी कॉपी हो रही थी नेक्स्ट जनरेशन में या उसी जनरेशन में भी. सो दिस कंसेप्ट वाज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग. तो किसी जीन को जो कि डीएनए का ही पार्ट है उसको स्टोर करना, उसका कलेक्शन करना डीएनए का बेसिकली, वो कहलाता है डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी. यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम जीन, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन भी हो सकते हैं. तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ द क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट क्लोन किए गए हैं यहाँ अंदर, क्लोनिंग का मतलब जिनकी कॉपीज की गई है. सो वी विल राइट द डेफिनेशन नाउ. डीएनए लाइब्रेरी is the collection of cloned DNA fragments. किसी होस्ट में, जैसे कि ई कोलाई के अंदर जिन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया गया है उनका कलेक्शन कर लेना, वो डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है. तो ये ओवरऑल कलेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से किसी बुक्स की लाइब्रेरी होती है, सिमिलरली यहाँ पर डीएनए की लाइब्रेरी है. तो डीएनए के जो लाइब्रेरी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. वन आर द जीनोमिक लाइब्रेरीज, another are the complementary or the cDNA libraries. The complementary DNA library. So there are total two types of the DNA libraries itself. In one, in the genomic library, we collect, or there is a collection of total genome, the complete genome. पूरे जीनोम को अगर स्टोर किया जाए तो वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगा. cDNA लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ ओनली cDNA. केवल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को स्टोर किया जाए तो उसको हम cDNA लाइब्रेरी कहेंगे. सो व्हाट इज cDNA? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता क्या है, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो. Right now we will discuss the two types, genomic library and the cDNA library. The total genome of any organism, either it is a prokaryote, eukaryote or any higher organism, the total genome collection is the genomic library, and a specific complementary DNA collection is called the cDNA library. We will also discuss that which kind of the library is best or good in the gene cloning. So we will first discuss the genomic library. So in the genomic library, or the genomic library is the collection of entire genome collection. देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जीनोम है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में, अगर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा, उसके न्यूक्लियस में जितना भी टोटल डीएनए कंटेंट है, मान लीजिए मैं लीनियर ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सपोज इमेजिनरी बताते हैं कि जो है 1 लाख बेस पेयर्स हैं. 1 लाख बेस पेयर डीएनए में बहुत सारे रीजन ऐसे भी होंगे जो जीन नहीं होंगे, यानी नॉन कोडिंग होंगे, और ज्यादातर रीजन नॉन कोडिंग होंगे. कुछ कोडिंग होंगे जिनको हम जीन भी कहेंगे. तो पूरे जीनोम को, द टोटल सेट ऑफ डीएनए, उसको क्लीव करके और उसका जो सेट बनाया जाता है उसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं.
तो वेरी बेसिकली फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू कि पूरे जीनोम को कट किया रैंडम प्लेसेस से, ठीक है, मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेच बना लिए इसके, लाइक दिस, एक स्ट्रेच ये, दूसरा ये, थर्ड वन, नेक्स्ट वन, सिमिलर लाइक दिस, मैनी ऑफ द स्ट्रेचेस। कुछ स्ट्रेचेस पर कोडिंग रीजन आएंगे कंप्लीटली भी और कुछ पर इनकम्प्लीट भी आएंगे, लाइक दिस। तो इस टोटल जीनोम को जब हमने क्लीव किया तो बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए। दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स विल बी इंसर्टेड इनटू देयर क्लोनिंग वेक्टर्स। इनको इनके क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कराया जाएगा। इससे होगा क्या, बहुत सारे आरडीएम बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे जीन क्लोनिंग होती है, यू शुड बेटर वॉच द प्रीवियस वीडियोस। पहले आप देखिए जीन क्लोनिंग क्या होता है, उसके बाद जीनोमिक लाइब्रेरी और अच्छे समझ में आएगा। ये आरडीएम्स को होस्ट में डाल दिया जाता है। होस्ट के अंदर जाकर जब ये आरडीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ ये सारे फ्रेगमेंट मल्टीप्लाई होंगे। अब होगा क्या कि हर एक फ्रेगमेंट के बहुत सारे कॉपीज आ जाएंगे, मैनी कॉपीज ऑफ ईच फ्रेगमेंट। क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट के डीएनए की क्लोनिंग होगी ना, तो ओवर एंड ऑल सारा जो हमारे पास डाटाबेस आ जाएगा वो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे, पूरे जीनोम के हर एक फ्रेगमेंट की तो बहुत सारी कॉपीज हैं। तो जो बेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी होगी वो क्या होगी, जिसके अंदर एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म का हर एक फ्रेगमेंट का एटलीस्ट 1 कॉपी हो। मान लीजिए यहां 7 फ्रेगमेंट बने, तो बेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी वो होगी, मान लीजिए ये वो लाइब्रेरी है जिसमें 7 डीएनए फ्रेगमेंट है या 7 डीएनए फ्रेगमेंट्स है, एंड ऑल ऑफ दी 7 फ्रेगमेंट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये सारे के सारे अलग हैं और उस पूरे ऑर्गेनिज्म का जीनोम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बेस्ट कलेक्शन या वो लाइब्रेरी जिसमें सभी फ्रेगमेंट्स आ जाएं लीस्ट पॉसिबल नंबर में। ऐसे भी हो सकता था कि इसमें पहले फ्रेगमेंट के 2 कॉपी हो जाते, तो ये बेस्ट नहीं रहती। बेस्ट कब है, जब हर एक फ्रेगमेंट हो और मिनिमम नंबर में हो, यानी कि 1 नंबर में हो, तो उस सेट को हम कहेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का बेस्ट सेट वो है जिसमें हर एक फ्रेगमेंट का 1 कॉपी हो। उसके अलावा फ्रेगमेंट्स के मिलियंस ऑफ कॉपीज भी हो सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक बेसिक मैकेनिज्म मैंने बताया था। इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज और कटिंग ऑफ एंटायर जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका आप जीनोमिक लाइब्रेरी बना चाहते हैं, उसका एंटायर जीनोम हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कट करने के बाद ईच फ्रेगमेंट्स, जो भी फ्रेगमेंट्स कट हुए हैं, इंसर्टेड इनटू क्लोनिंग वेक्टर्स, उनको क्लोनिंग वेक्टर्स में डाला जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं दिस साइड। सपोज दिस इज द टोटल जीनोम, we can take it double stranded also, okay, otherwise you can draw a single strand to show some thickness। ये किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, इसमें बहुत सारे जीन्स भी हैं, लाइक दीज आर द स्ट्रेचेस व्हिच आर जीन्स। लीनियरली भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कुलरली भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम क्लीव करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए जाते हैं जो पर्टिकुलर साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर कट करते हैं। यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो यहाँ पर्टिकुलर साइट्स पर कट किया जाता है और डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो क्लीव हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में। तो इस जीनोम के मैं पार्ट दिखा रहा हूँ। मानो 5 कट लगाए गए टोटल, 1 2 3 4 5, ऐसे ये 5 फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए। इससे भी ज्यादा फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे, जितना लॉन्ग जीनोम होगा उतने ज्यादा फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। इन सबको इंसर्ट किया जाएगा क्लोनिंग वेक्टर्स में। आप जानते हैं क्लोनिंग वेक्टर में जब हम एक डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करते हैं, हमारे लिए यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, उस जीनोम के टुकड़े, पूरे जीनोम के, इसमें कोडिंग रीजन भी है, नॉन कोडिंग रीजन भी है। तो इनको इंसर्ट किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर में। 10 आरडीएम इज फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म। काइमेरिक डीएनए भी इसको बोलते हैं। काइमेरा क्या है ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। काइमेरा एक एनिमल होता है जो मिक्स ऑफ एनिमल्स है, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एक इमेजिनरी एनिमल है, इन रियल में पाया नहीं जाता। ग्रीक फिलोसफी जो एंशिएंट लिटरेचर थे उनमें इसका जिक्र आता है, पुरानी दंत कथाओं में। तो काइमेरा का मतलब एक मिला जुला एनिमल। तो यहाँ भी मिला जुला डीएनए, काइमेरिक डीएनए। मिला जुला कैसे, जिसमें क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए है प्लस ये हमारा जो फ्रेगमेंटेड डीएनए वो है उसके अंदर। तो यहाँ क्लोनिंग वेक्टर चूज किए जाएंगे, लाइक दीज आर द क्लोनिंग वेक्टर्स।
5। इनके अंदर जीन डाल दिया जाएगा, दिस वन। देखिए क्लोनिंग वेक्टर पहले कट किया गया रेस्ट्रिक्शन से, फिर जीन डाले गए, तो ये बन गए आरडीएम। आरडीएम्स को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर होंगे होस्ट, तो समझिए 5 ही होस्ट हैं, इनके पांचों इकोलाई हैं, ऑल 5 आर इकोलाई। इकोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिए गए हैं। अब जीन क्लोनिंग का कंसेप्ट हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब ये इकोलाई के अंदर ये वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ कॉपीज बनेंगी इस जीन की, ठीक है, उसके नीचे ये वेक्टर ही होगा। उसी जनरेशन में भी बहुत सी कॉपीज बनेंगी। सेकेंड थिंग, जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4 एंड सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1 to 2, 2 to 4 जब ये डिवाइड करेंगे, सो आवर जीन, आवर दिस जीन, और बेटर वी कैन से आवर डीएन नॉट जीन, क्योंकि यहाँ नॉन कोडिंग भी तो है ना, केवल जीन नहीं, यहाँ पर पूरा डीएनए फ्रेगमेंट हमने किया था। तो ये सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमने होस्ट में डाले, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्लोन बनते हैं, इनकी कॉपी होती है। एंड नॉट इवन अ सिंगल कॉपी, each and every fragment 1 2 3 4 5, let's say there are 5 fragments or there were 5 fragments, हर एक फ्रेगमेंट की हजारों या मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ वी आर हैविंग रैंडम कॉलोनी। अब हमारे पास एक कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी, जहां इकोलाई ग्लो किया हुआ है। कुछ इकोलाई नॉन ट्रांसफॉर्म्ड भी है, कुछ ट्रांसफॉर्म्ड भी है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे इस कॉलोनी में जिनके पास ये जीन नहीं है, उनको हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कहेंगे। और ऑफ कोर्स ऐसे भी होंगे जिनके पास ये जीन है या ये डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए फ्रेगमेंट जो भी हमने इंसर्ट किया था होस्ट में, ठीक है। तो इस पूरी कॉलोनी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉपीज हैं, तो बेस्ट इन सबका कलेक्शन कर लेना। देखिए अब ये सारे कॉलोनीज हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज, और उसके अंदर क्या है, हमारा क्लोन्ड डीएनए है। क्लोन्ड क्यों? क्योंकि उसका कॉपी हुआ है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, इसको स्क्रीन करके, इसको विजुलाइज करके हमारे डीएनए को, इसको आइसोलेट कर लेना और फिर उसको स्टोर कर लेना, वो कहलाता है जीनोमिक लाइब्रेरी। यहाँ पर मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ईच फ्रेगमेंट स्टोर कर लिए जाएंगे। मानो ये कोई जीन लाइब्रेरी है, इसके अंदर हर एक फ्रेगमेंट के बहुत सारे कॉपीज है। मानो फ्रेगमेंट 1 है तो फ्रेगमेंट 1 के ही बहुत से कॉपीज है, फ्रेगमेंट 2 के भी बहुत से कॉपीज हैं इस लाइब्रेरी में। तो ये सारा जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है, जहां हर एक फ्रेगमेंट के चाहे बहुत सारे कॉपीज हो। लेकिन बेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी कौन सी होगी? बेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी वो होगी जो स्मॉलेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी है, लेकिन ऐसा स्मॉलेस्ट सेट है जो रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स रखता है, contain all the DNA fragments in individual organism comprises a genomic DNA library, जो एटलीस्ट या एटमोस्ट 1 जो है सेट रखता है, ठीक है। यानी वो जो स्मॉलेस्ट जेनोमिक लाइब्रेरी जिसमें हर एक फ्रेगमेंट, जैसे 5 फ्रेगमेंट थे यहाँ पर, मैंने लिख दिया ये जीएनए लाइब्रेरी मैंने बना दी 1 2 3 4 5। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके 5 टुकड़े हुए थे वो पांचों एक जगह मैंने इकट्ठे कर लिए। ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी बनी, ये बेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी बनी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 कॉपी नंबर है हर एक फ्रेगमेंट का। यहाँ पर वेस्टेज नहीं है। हमें ढूंढने के लिए, मान लीजिए मुझे फ्रेगमेंट 1 चाहिए, तो फ्रेगमेंट 1 की बहुत सारी कॉपीज में से छाटने की जरूरत नहीं है, यहाँ फ्रेगमेंट 1 का एक ही कॉपी है। सो दिस इज द बेस्ट जीनोमिक लाइब्रेरी। सो ओनली सम फ्रेगमेंट्स कंटेन द जीन, ठीक है, जरूरी नहीं है सबके अंदर जीन होंगे ही। तो यहाँ पर कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग दोनों रीजन्स को, यानी पूरे जीनोम को स्टोर कर लिया जाता है, ये कहलाती है जीनोमिक लाइब्रेरी। तो कैसे ये बनती थी? आइसोलेट करते थे हम पूरा डीएनए, जिसको हम कहते थे डीएनए फ्रेगमेंट्स, उनको इंसर्ट कराते थे वेक्टर में, आरडीएम बनाते थे। हर एक आरडीएम को होस्ट में इंसर्ट कराया जाता था, होस्ट के अंदर कॉपी करता था ये डीएनए फ्रेगमेंट, और फिर उनको आइसोलेट करके स्टोर कर लिया जाता था। तो पूरा जीनोम एक तरह से हमने स्टोर किया था बड़े बड़े जो जीनोमिक लाइब्रेरीज के अंदर। लेकिन बेस्ट जीएनए लाइब्रेरी वो है जिसके अंदर एक ही कॉपी नंबर हो। So this is the genomic library. Next type of the DNA library is the complementary DNA library. Complementary DNA library. ऐसा डीएनए लाइब्रेरी जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को स्टोर किया जाएगा, ना कि पूरे जीनोम के फ्रेगमेंटेड डीएनए को स्टोर। पूरे जीनोम के डीएनए जो है फ्रेगमेंटेड करने पर कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग डीएनए दोनों स्टोर होते हैं। तो हमें तो केवल कोडिंग ही चाहिए, नॉन कोडिंग रीजन तो काम के नहीं होते एक्सपेरिमेंट्स में। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है।
ठीक है, या वेस्टेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारे डिजायर्ड नहीं है। cDNA लाइब्रेरी एक अच्छा मेथड है बिकॉज यहाँ पर टारगेट जीन को ही हम केवल स्टोर करते हैं, पूरा जीनोम या नॉन कोडिंग जीनोम जो है उसको स्टोर नहीं किया जाता। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है बिकॉज इट इज टारगेटेड। पूरे जीनोम को क्लीव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिस जीन को हम क्लीव करना चाहते हैं, मानो ये पूरा जीनोम है, ठीक है, उसमें बहुत से जीन होंगे, सपोज दिस इज द जीन दैट वी वांट, तो इस जीन को mRNA फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इससे डीएनए बनाया जाता है वापस, और उस डीएनए को स्टोर किया जाता है। जब mRNA से डीएनए बनता है तो वो डीएनए कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ट्रांस सेंट्रल डोगमा में एक बार समझा देता हूं, आपको रिपीट कर रहा हूं। जनरली डीएनए से आरएनए बनते हैं, ट्रांसक्राइब होकर, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से जो आरएनए बनता है वो नेसेंट आरएनए बनता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है यूकैरियोट के अंदर और फिर वो एमआरएनए बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूकैरियोटिक एमआरएनए यानी जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड आरएनए है, ठीक है, जिसमें से नॉन कोडिंग रीजन्स को हटा दिया गया है। कभी सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, उसको डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए को। तो प्रोसेसिंग करने के बाद केवल कोडिंग रीजन रहते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस या इंट्रोन्स रिमूव कर दिए जाते हैं एचएनआरएनए से या नेसेंट आरएनए से, जो किससे बना था, ट्रांसक्रिप्शन से। तो एमआरएनए यहाँ पर लिया जाता है और एमआरएनए से डीएनए बनाया जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए बनना वो कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम काम करता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म काम करता है। हम यहाँ डीएनए से आरएनए नहीं बना रहे, यहाँ पर हम cDNA लाइब्रेरी बनाने के लिए हम एमआरएनए चूज करते हैं, उससे डीएनए बनाते हैं जो cDNA कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर उसको हम क्लोन कराएंगे और फिर उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि एमआरएनए से हमने जो डीएनए बनाया था उसकी हमने स्टोरेज करी है, उसको कॉपी करके या क्लोन करके। So it is very better because mRNA does not have non-coding region. So we are only having the coding region storage. तो इस तरह की स्टोरेज में बेटर जो है एक ऑप्शन है, क्योंकि जीनोमिक लाइब्रेरीज के अंदर पूरा जीनोम स्टोर कर लिया जाता था, यहाँ एक स्पेसिफिक जीन जो कि केवल कोडिंग रीजन रखता है अपने पास, उसको स्टोर किया जाता है। सो इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज वेरी वेरी टारगेटेड। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है और फिर क्या स्टोरेज है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में या cDNA लाइब्रेरी में एक्टिव जो रीजन्स होते हैं, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, एक्टिव रीजन इन द सेंस जहां पर जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा एक्टिव और जीन जो है ट्रांसक्राइब हो चुके हैं। कोडिंग रीजन जो है केवल वही है। तो कोई एमआरएनए स्ट्रैंड लिया जाता है, ठीक है, उससे डीएनए बनाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि एमआरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए बनाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम कहते हैं cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर इस डीएनए को डबल कराया जाता है रेप्लिकेट करके, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाता है। फिर उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में डाला जाता है, आरडीएम बनाया जाता है, और फिर सिमिलरली आरडीएम को होस्ट के अंदर डाला जाता है। इससे होगा क्या कि होस्ट के अंदर ये डीएनए कॉपी होगा, कौन सा डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो खासियत क्या है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, क्योंकि वो एमआरएनए से बना था तो इसमें सिर्फ कोडिंग रीजन है। तो बेटर हुआ क्या कि हमने जब इस cDNA को क्लोन किया तो हमारे पास जो लाइब्रेरी बनी, जो cDNAs की लाइब्रेरी बनी, उसकी अच्छी बात यह है कि उसके अंदर केवल कोडिंग रीजन है और वो बहुत स्पेसिफाइड है। मानो इस जीन का नाम था एक्स जीन, तो मेरे पास एक्स कोडिंग जीन की एक लाइब्रेरी तैयार हो गई। पूरे जीनोम की लाइब्रेरी नहीं है, मुझे नहीं छांटना पड़ेगा या रैंडमली नहीं देखना पड़ेगा कौन कौन से जीन है, कौन से नॉन कोडिंग रीजन है। सो बेटर इट इज अ बेटर अप्रोच फॉर द डीएनए लाइब्रेरी। सो cDNA बनता कैसे, ये हम देखते हैं। आरएनए से डीएनए बनना, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए इसका नेचर आरएनए पॉलीमरेज नहीं है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना ट्रांसक्रिप्शन में, तो वहां एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए से जब डीएनए बन रहा है तो बन तो डीएनए ही रहा है, इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज ही है, लेकिन कैसे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इनको टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए चाहिए डीएनए बनाने के लिए, जबकि नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए डिपेंडेंट है।
वो डीएनए को एज ए टेम्पलेट रखकर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं. सो हियर दे आर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट हाउ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज फॉर्म. सो आई एम टेकिंग अ एमआरएनए मॉलिक्यूल. यहां पर एक एमआरएनए लेते हैं. Let's take the 3' polarity and the 5' polarity. Here it is the 5', it is the 3'. देखिए प्रोसेस्ड एमआरएनए जो है उस पर 5' की तरफ कैप होती है, 3' की तरफ पोली ए टेल होती है. यहाँ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बहुत सारे, इसको पोली ए टेल बोलते हैं. ये एक एमआरएनए का स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, जो नेसेंट आरएनए की प्रोसेसिंग से बना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहां पर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल थाइमीन ऐड किए जाते हैं. टी न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है, डीऑक्सी यानी डीएनए के टी ऐड किए जाते हैं. ऑलिगो डीटी प्राइमर बोलते हैं. एनील, एनील का मतलब जोड़ा जाता है, ऑलिगो डीटी प्राइमर. डीऑक्सीथाइमिडीन यहां पर ऐड किया जाता है पॉली ए टेल की तरफ. ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ दिखेगा कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी जुड़े जाएंगे बहुत से. ये एक प्राइमर का काम करता है, किसके लिए, नए डीएनए के सिंथेसाइज के लिए. ठीक है, क्योंकि 5' पोलैरिटी इधर है, तो जो नया बनेगा उसकी 3' पोलैरिटी इधर होगी, उसकी 5' पोलैरिटी इधर होगी. हम जानते हैं हमेशा 5 to 3 की तरफ डीएनए बनता है, तो इस तरह से डीएनए बनेगा जब जो नया बनेगा. डायरेक्शन हमेशा ये याद रखिएगा. ठीक है, 5 to 3 सिंथेसिस होता है. तो यहाँ प्राइमर ऐड किया गया है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए बनाएगा. नया डीएनए बनाएगा कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो पहले मैं यहाँ पर इसको एज इट इज ड्रॉ कर देता हूँ. ये हमारे ऑलिगो डीटी प्राइमर था ये. सो इट इज 5', दिस वुड बी 3' फॉर न्यू स्ट्रैंड. हियर द 5' एंड 3' ओल्ड स्ट्रैंड. तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ न्यूक्लियोटाइड होंगे ना आरएनए पर, बस आरएनए पर क्या है, यू जो होता है, ए यू जी सी सी, कुछ भी सीक्वेंस आप लिख लीजिए. सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी ही बनेगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी के सी, बट यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए बनेगा. ठीक है, और ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी बनेगा. तो थाइमीन होता है डीएनए में, यूरेसिल होता है आरएनए में. तो यहाँ नया डीएनए बन रहा है ऐसे, लाइक दिस. इस तरफ सिंथेसाइज करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो आरएनए स्ट्रैंड को, इस आरएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर कर इस तरफ नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है डीएनए के, एंड सो ऑन, जो भी सीक्वेंस है. और ये नया डीएनए बन गया. ये जो नया डीएनए बना है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है. अभी इसकी प्रोसेसिंग होगी. ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या होगी, यहाँ पर ये जो आरएनए सीक्वेंस है ऊपर ये अभी भी अटैच है, और नीचे नया डीएनए सीक्वेंस ऐड हुआ है. आरएनए का सीक्वेंस ब्रेकडाउन होगा, उससे पहले यहाँ 3' एंड पर टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, पहले जो एंजाइम वर्क किया वो क्या था हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम यहां पर मल्टी साइटोसिन ऐड करेगा. यहां सी न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएंगे 3' पर, इस तरह से. इससे ये क्या है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हेयर पिन लूप बोलते हैं या लूप बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे स्ट्रैंड था, पहले प्राइमर ऐड हुआ, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने एक नया स्ट्रैंड बना दिया, उसके बाद आरएनएज एंजाइम, आरएनएज एच. ठीक है, या फिर NaOH सॉल्यूशन. आरएनएज एंजाइम या NaOH सॉल्यूशन डालने पर जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो टूट जाता है. तो आरएनए का स्ट्रैंड ऊपर से मैं डिलीट कर रहा हूं इसमें. ठीक है, कैसे डिलीट हुआ कि आरएनएज एंजाइम ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया. डीएनए की पोलैरिटी वही रहेगी, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चल रहा है अभी. ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है.
ये लूप एक्चुअली में ऐड क्यों की जाती है, मल्टी सी लूप या मल्टी साइटोसिन लूप, ये इसलिए ऐड की जाती है ताकि ये एक टेम्पलेट का काम करे ऊपर एक नया डीएनए बनाने के लिए। तो ये डीएनए देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट मी टेक द ब्लू कलर, और यहां पर बहुत सारे सी हैं, ठीक है। ये इसका 3 प्राइम है, ये लूप है, और ये इसका 5 प्राइम है। 5 प्राइम की तरफ भी इसमें जो है प्राइमर्स हैं, ऑलिगोडेंड्राइट प्राइमर, टी यहां पर है बहुत सारे। अब देखो एक डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जब दूसरा डीएनए बनता है तो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। नया जो बनेगा उसका 5 प्राइम इधर होगा, उसका 3 प्राइम इधर होगा। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो डीएनए बनेगा इस स्ट्रैंड के, वो ऐसे बनेगा 5 to 3। तो देखिए यहाँ पर टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये प्राइमर की तरह काम करेगा मल्टी सी। तो इधर से जी 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 जी, और यहाँ जैसे न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके अकॉर्डिंग एक नया डीएनए बनना स्टार्ट होगा इस तरफ। जो बनता बनता जब यहाँ पहुंचेगा तो उसमें यहाँ ए बन जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ए बन जाएंगे। तो अभी एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, अब वो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। यहाँ एंजाइम जो यूज हुआ वो हुआ डीएनए पॉलीमरेज। कुछ स्टेप्स में कंफ्यूजन है तो आप रिकॉर्डिंग को बैक करके देख सकते हैं। अब क्या होगा, S1 एंडोन्यूक्लियस, लास्ट एंजाइम S1 एंडोन्यूक्लियस, एक एक करके सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स को कट करके इन प्राइमर्स को हटा देगा। यहां से कट करेगा, फिर यहां से कट करेगा, यहां से कट करेगा और यहां से कट करेगा। तो फाइनली बीच का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये दिस वन, ये आइसोलेट हो जाएगा और ये डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। तो देखिए कैसे ये एमआरएनए से बना। एमआरएनए पर पहले ओलिगोडिटो प्राइमर ऐड हुए, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने डीएनए बनाया इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीडीएनए कहलाया। सीडीएनए पर लूप ऐड की गई ताकि जब नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बने तो उसके लिए प्राइमर का काम करे लूप, ठीक है। आरएनए ने आरएनए को तो तोड़ दिया था, केवल एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बच गया था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसके अगेंस्ट या इसके टेम्पलेट समझकर इसको एक नया डीएनए ऐड किया गया जो डबल स्ट्रैंडेड बना देता है इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। फिर ये सारे प्राइमर रिमूव कर दिए गए, S1 एंडोन्यूक्लियस रिमूव किया और फाइनली एक स्टैंडर्ड डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए आ गया। इस डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए को हम डालेंगे क्लोनिंग वेक्टर में, यानी फॉरेन जीन की तरह। ये वो क्लोनिंग वेक्टर, ये वो डीएनए आ गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में हम डाल देंगे। मानो ये क्लोनिंग वेक्टर लिया और यहां पर डाल दिया ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर भी डबल स्ट्रैंडेड है। ये आरडीएम बन गया, इस आरडीएम को होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करा लेंगे। जब ये आरडीएम रेप्लिकेट करेगा तो हमारा ये जीन, ये सीडीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। इससे क्या होगा कि पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी, जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन भी ग्रो कर रहा है और वो सारे जीन के कॉपी आइसोलेट करके, यानी इस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हमने आरएनए से बनाया था, इसकी बहुत सी कॉपीज हमारे पास इकट्ठी हो गई। इन सारी कॉपीज को जब एक जगह स्टोर कर लिया तो ये सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाई। ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, जितना कम कलेक्शन होगा उतना अच्छी बात है। तो किसी भी जीन के जो क्लोन है उनको हमने कॉपी कर लिया और उनकी एक लाइब्रेरी बना ली। तो ये मान लीजिए एक्स जीन की सीडीएनए लाइब्रेरी, ऐसे कोई वाई जीन हो, ठीक है, जेड जीन हो एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अलग अलग जीन्स जो एमआरएनए की फॉर्म में थे उनको डीएनए बनाकर स्टोर कर लिया गया है ताकि आने वाली जनरेशन में उसको यूज किया जाए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ सीडीएनए लाइब्रेरी का, कि जो यूकैरियोट्स के जीन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंट्रॉन्स है, नॉन कोडिंग रीजन है, इसीलिए उनको बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में रेप्लिकेट नहीं कराया जा सकता। कोई डीएनए जो यूकैरियोट का है उसको आप प्रोटीन नहीं बना सकते प्रोकैरियोट की मशीनरी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन सीडीएनए लाइब्रेरी बनाकर, यानी आपने यूकैरियोट से डायरेक्ट एमआरएनए उठाया और उससे एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। अब इस एमआरएनए को इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया ना, इसको आप प्रोकैरियोटिक मशीनरी में रेप्लिकेट करा सकते हो। तो सीडीएनए बनाने का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि जो हमने यूकैरियोट से एमआरएनए लिया था, यूकैरियोटिक एमआरएनए जो कि नेचुरली नहीं रेप्लिकेट हो पाता प्रोकैरियोट में, उसको सीडीएनए बनाकर हम रेप्लिकेट करा सकते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। सो एज कंपेयरिंग दी बोथ, दोनों को अगर कंपेयर करें तो सीडीएनए लाइब्रेरी अच्छी है,
क्योंकि cDNA लाइब्रेरी के अंदर एक पर्टिकुलर एक टारगेट जीन को या mRNA को प्रिपेयर किया जाता है और उसी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, बहुत से क्लोन जो ऑब्टेन्ड होते हैं cDNA लाइब्रेरी के थ्रू, उन सबका टोटल कलेक्शन जो है वो cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। सभी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का कलेक्शन cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। सो दिस इज अ बेटर अप्रोच, इसमें सारा जीनोम कट करने की जरूरत नहीं है। इट वाज ऑल अबाउट द डीएनए लाइब्रेरी which is of two types, that is the genomic as well as the cDNA library.